Hello students, welcome back to our YouTube channel. Students, today we are going to discuss last topic of this particular chapter. The name of this topic is escape velocity. So what is meant by escape velocity? देखिए, consider this is our earth, okay? अगर हम अर्थ के सरफेस से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता है कि जो वो बॉडी है वो सर्टेन हाइट तक जाती है, फिर नीचे गिर जाती है। अब वो कितने हाइट रीच करेगी, कितने हाइट तक ऊपर जाएगी, ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है उस ऑब्जेक्ट में प्रोजेक्ट करते समय वेलोसिटी कितनी आ गई, उसकी वेलोसिटी कितनी थी प्रोजेक्ट करते समय, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इस पर डिपेंड होता है कि वो बॉडी कितने हाइट तक जाएगी। ओके, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर फेंक दिया। तो देखिए, अब थ्रो करते समय, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते समय उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उस पर डिपेंड होगा कि वो बॉडी कितनी हाइट पर जाएगी। ओके, मान लीजिए बॉडी इतनी हाइट पर गई, ओके, मैंने फिर से उस बॉडी को लिया और फिर से पहले के कंपैरिजन में सेकंड टाइम ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। तो इस बार पहले के कंपैरिजन में ज्यादा वेलोसिटी थी इनिशियल, तो इसकी वजह से बॉडी जो है यहां तक गई, ओके, और यहां तक जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और बॉडी फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे गिर जाएगी। अब मैंने फिर से उस बॉडी को लिया या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को लिया, उसी ऑब्जेक्ट को लिया और उसी ऑब्जेक्ट को मैंने फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। तो इस बार मैंने पहले और सेकंड कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था फ्रॉम अर्थ सरफेस। इस बार पहले और सेकंड केस में जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, थर्ड केस में उन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इसलिए क्या हुआ कि बॉडी जो है वो यहां पर गई, ओके, और फिर नीचे गिर गई। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे ये लगता है कि बॉडी नीचे ही नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, जो बॉडी है वो नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि अर्थ उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है। फोर्स अप्लाई कर रही है इसलिए क्या होता है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद, सर्टेन हाइट पर जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर की ओर जाती है वैसे उसे उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है और एक सर्टेन पॉइंट पर, एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी और बॉडी जो है वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मान लीजिए, ओके, मान लीजिए कि इतने हाइट तक जाने के बाद, मान लीजिए यहां पर जाने के बाद जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट तक जाने के बाद मान लीजिए जी की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब क्या? इस पॉइंट के ऊपर अगर बॉडी गई तो वो बॉडी नीचे नहीं आएगी। क्यों? अब देखिए, यहां पर अगर वैल्यू है जी की 0, मतलब क्या? यहां पर अर्थ का फोर्स निग्लिजिबल हो जाएगा। इस पॉइंट पर अगर कोई बॉडी जाएगी और उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 हो भी गई तो उस बॉडी पर अर्थ का फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ओके, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स डिक्रीज हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो मान लीजिए इतने हाइट तक, मान लीजिए 60,000 किलोमीटर, या फिर हम कहेंगे ओके 60,000 किलोमीटर इतने हाइट तक अगर बॉडी गई अर्थ के सरफेस से ऊपर और वहां जाने के बाद जी की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब इस पॉइंट पर जाने के बाद, इस पॉइंट पर बॉडी जाने के बाद भले ही उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन उस बॉडी पर अर्थ फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो फोर्स होगा वो बहुत ही वीक होगा, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ओके, तो हमें क्या करना है, बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट करना है अर्थ के सरफेस से ताकि उसमें
इनिशियल वेलोसिटी इतनी आ जाए, उस वेलोसिटी की वजह से वो इतनी हाइट रीच कर ले, इतनी हाइट तक जाए ऊपर कि जहां जाने पर जी की वैल्यू 0 हो जाए और वो बॉडी जो है वो फिर अर्थ के सरफेस पर कभी वापस नहीं आए। ओके, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। डेफिनेशन सुन लीजिए। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, मतलब ऐसी कम से कम वेलोसिटी जिसकी वजह से, मतलब हम जब बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे अर्थ के सरफेस से, तो उस बॉडी में इतनी वेलोसिटी आनी चाहिए कि उस वेलोसिटी की वजह से बॉडी सर्टेन हाइट रीच कर लेगी और इतनी हाइट तक जाएगी कि जहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस पर फिर कभी नहीं आएगी। वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे मात दे देगी, उसे टॉलरेट करके स्पेस में निकल जाएगी। ओके, सो देखिए डेफिनेशन फिर से एक बात सुनिए। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच body should be projected from earth surface so that the body overcome the influence of force of gravity and not return back to the earth surface. This velocity is called as escape velocity. Okay, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे escape velocity, उसे हम डोनेट करेंगे v escape. ओके, अब देखिए अब हमें न्यूटन के इक्वेशन पता है। ओके, अब हमें बॉडी इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करनी है जिसकी वजह से वो अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है उसे टॉलरेट करके या मात देके स्पेस में निकल जाए और फिर कभी अर्थ के सरफेस पर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए हमें क्या क्या पता है न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, या फिर हम कहेंगे u प्लस एटी। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए अर्थ के सरफेस से हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो फॉर एन अपवर्ड मोशन ओके, देखिए क्या क्या होगा, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, मतलब जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट करते समय उसकी जो वेलोसिटी होगी उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सर्टेन हाइट पर जाने के बाद, इतने हाइट पर जाने के बाद जहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है, वह उतनी हाइट तक जाने के बाद जो बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ओके, वो कितनी होगी, वो होगी 0। और देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, s इज इक्वल टू, अब देखिए जितने हाइट तक बॉडी जाएगी अर्थ के सरफेस से उतनी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। मान लीजिए ये जितनी हाइट तक बॉडी गई, ओके, ये जितनी हाइट तक बॉडी अर्थ के सरफेस से ऊपर गई। अब देखिए यहाँ पर हम हाइट कौन सी लेंगे, हाइट हम निगेटिव लेंगे, मतलब हाइट निगेटिव नहीं होती लेकिन हम यहाँ पर निगेटिव साइन दे देंगे। क्यों, देखिए अब मुझे बताइए, बॉडी जो है वो हम अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की ओर, तो बॉडी ऊपर की ओर जाएगी, मतलब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और जो बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए -h। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता कि हाइट माइनस होती है, सिर्फ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, देखिए देन हमें v की वैल्यू मिल गई, सॉरी u की मिल गई, देन a मींस व्हाट, a मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, या फिर हम उसे
जी भी कह सकते हैं, या फिर मैं कहता हूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब क्या लेंगे हम, माइनस जी लेंगे या प्लस जी लेंगे। तो देखिए बॉडी कहां पर जा रही है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, उस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बॉडी जब ऊपर जाती है तो उसका स्पीड, उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती चली जाती है। बॉडी जब ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज 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 होती चली जाती है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन तो हो रहा है क्योंकि बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन मींस व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। किसकी वजह से चेंज हो रही है वेलोसिटी, ग्रेविटी, मतलब जो अर्थ है वो फोर्स अप्लाई कर रही है, उसकी वजह से जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। मतलब क्या कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन बॉडी ऊपर जा रही है, उसकी स्पीड कम होती चले जा रही है और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर हम लेंगे माइनस जी। ओके, तो अब क्या कीजिए, इस वाले इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। v स्क्वेयर इज इक्वल टू, हम क्यों निकाल रहे हैं, हम ये निकालने वाले हैं कि जो हाइट है वो किस पर डिपेंड होती है, मतलब कितने हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा। ओके, कितने हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर मतलब पैरामीटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। ओके, अब देखिए v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी है, वो 0 हो जाएगी। ओके, ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन u स्क्वेयर क्या हमें वैल्यू पता है क्या, नहीं, उसे वैसे रहने दीजिए। u स्क्वेयर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, a मींस व्हाट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, उसकी क्या है, माइनस जी। सो 2 इंटू माइनस जी इंटू यस मतलब यस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, कितनी है, माइनस यस। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस माइनस जी इंटू माइनस एच जी एच, और 2 इंटू माइनस एच इज इक्वल टू 2gh। ओके, इस 2gh को माइनस यू स्क्वायर को यहां लाइए। ओके, इक्वल साइन के अपोजिट में लाइए। सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है हाइट, मतलब ओके एच निकालनी है कि जो हाइट जो है, मतलब कितने हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा, वो किस पे डिपेंड होगा, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड। अब देखिए मैं एच का फॉर्मूला प्रिपेयर करता हूं। एच इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला हमें बनाना है उसका कोएफिशिएंट जो होते हैं, उसके कोएफिशिएंट इक्वल साइन के अपोजिट में जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। मतलब अगर बॉडी u इतनी वेलोसिटी से हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दे तो वो कितनी हाइट रीच करेगा, इसका ये फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी बॉडी की, तो बॉडी ज्यादा हाइट पर जाएगी, ज्यादा हाइट रीच कर लेगी, ज्यादा ऊपर तक जाएगी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी ही कम हो, देखिए इस प्रकार, ओके, मतलब अगर वेलोसिटी कम हो इनिशियल, तो बॉडी जो है वो कम हाइट पर जाएगी या कम हाइट रीच करेगी, और अगर ज्यादा हो तो ज्यादा हाइट रीच करेगी। और दूसरी जो हाइट है बॉडी की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जी से, क्योंकि अगर ज्यादा हाइट पर ऑब्जेक्ट जाएगा तो वहां पर जी की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब देखिए हाइट इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, तो एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती चली जाती है। इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें पता है जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने के बाद 0 डिक्रीज होती जाती है। तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि बॉडी कितनी हाइट रीच कर लेगी। ओके, तो ये है फॉर्मूला हाइट निकालने का। मतलब आपने कितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट कितनी हाइट रीच कर लेगा, उसको निकालने का यह फॉर्मूला है। क्या करेंगे, जिस बॉडी को हम अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करने वाले हैं अपवर्ड डायरेक्शन में या थ्रो करने वाले हैं, उस बॉडी की अर्थ के सरफेस पर टोटल एनर्जी क्या होगी,
और सर्टन हाइट पर जाने के बाद, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने के बाद, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने के बाद, जहां पर जी की वैल्यू 0 होती है, उतनी हाइट तक जाने के बाद उस बॉडी की टोटल एनर्जी क्या होगी वो हम चेक इट आउट करने वाले हैं। ओके, देखिए पैरामीटर काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है किसी भी बॉडी में दो टाइप की एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अब हम पहले निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उस बॉडी की जब वो बॉडी अर्थ के सरफेस से हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2mv²। अब देखिए अर्थ के सरफेस पर उस बॉडी की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए जब मैं बॉडी को प्रोजेक्ट करने वाला हूं अर्थ के सरफेस से, तो वो जो बॉडी है वो मोशन में आ जाएगी। अब मोशन में है इसका मतलब क्या कि उसके पास वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। फिर से सुनिए, जब अर्थ के सरफेस से मैं अर्थ के सरफेस पर, इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ के सरफेस पर बॉडी रेस्ट में है, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ मतलब क्या, जब हम बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे या थ्रो करेंगे, तो थ्रो करने के तुरंत बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि थ्रो करते वक्त, थ्रो करने के बाद ही कहेंगे, थ्रो करने के बाद वो बॉडी जो है वो इतनी मोशन में आ जाएंगी, या फिर उसकी वेलोसिटी इतनी होगी जिस वेलोसिटी की वजह से वो इतने हाइट तक जाएगी जहां पर जी की वैल्यू 0 हो। तो मतलब क्या कि उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि वो बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। सो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। ओके, देन निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ओके, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, जब वो अर्थ के सरफेस पर होती है। तो देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर, यहां मैं लिखता हूं सरफेस पर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm/r। इतनी एनर्जी होती है कहां पर, अर्थ के सरफेस पर। अर्थ के सरफेस से हम जब बॉडी को थ्रो करेंगे तो उस बॉडी में इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, देन टोटल एनर्जी देख लेते हैं। अब देखिए टोटल एनर्जी मतलब क्या, टोटल एनर्जी एट सरफेस। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। ओके, सो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, देयरफॉर टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2mv² प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सो -gmm/r। ओके, ठीक है। अब ये हो गई टोटल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर, मतलब सरफेस से हम जब बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो उस वक्त टोटल एनर्जी इतनी होगी। अब चेक इट आउट करते हैं कि जब बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएगी, हमने बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, अर्थ के सरफेस से बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हो गई, इतनी हाइट तक बॉडी गई कि जहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, और वो डिस्टेंस देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एट इनफाइनाइट। अब वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा क्योंकि अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, और जो जी की वैल्यू है वो लगभग 60,000 90,000 किलोमीटर पर जाने के बाद, मतलब 60,000 डिस्टेंस पर जाने के बाद, अर्थ के सरफेस से 60,000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 6400 के कंपैरिजन में 60,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। फिर से सुनिए, 60,000 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने के बाद जी की वैल्यू 0 होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम 0 हो जाती है। तो इसलिए वो जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से बॉडी का ऊपर की ओर, वो बहुत ज्यादा है अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में, इसलिए उस डिस्टेंस को कहा गया है इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हम अब देख लेते हैं कि ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ओके, अब देखिए मुझे बताइए कि बॉडी जो है वो ऊपर जाने पर
उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो उतनी हाइट पर जाने वाली है जहां जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके, मैंने बॉडी को ऊपर थ्रो किया, यहाँ पर जाने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो जब जब ये जीरो हो जाएगी बॉडी की वेलोसिटी, और जो दूसरी बॉडी जो है ना वो नीचे नहीं आने वाली, क्योंकि वह जी की वैल्यू जीरो हो गई है, तो वो वहां पर ही रहेगी, मतलब कि वो मोशन में नहीं है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जीरो हो गई मतलब क्या, बॉडी मोशन में नहीं है, सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब क्या, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, आपको जो है हॉरिजॉन्टल 8 निकालना है, हॉरिजॉन्टल 8 उसे हम करेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। ओके, फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। लेकिन ऊपर जाने के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक सर्टेन पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, सो 1/2 इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर। ओके, मतलब क्या, 0 का स्क्वायर 0 और 0 से ये सब 0 हो जाएगा। मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। कब, जब बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चली जाएगी। ओके, अब बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने के बाद उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं कि उस पोजीशन पर जहां जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने के बाद बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखिए वो कितनी होगी, आपको पता है, -gm, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अपॉन आर, आर मतलब क्या, रेडियस। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर ही हो तो हम क्या करते हैं, अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, मतलब अर्थ की रेडियस हो गई। लेकिन जब बॉडी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जा रहा है, इनफाइनाइट मतलब क्या, ऐसे। ओके, इसका मीनिंग है इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो उस वक्त देखिए क्या होगी, अब देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इनफाइनाइट का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। मतलब क्या कि इस वाले फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के कंपैरिजन में बहुत बहुत ग्रेटर है, बहुत बड़ा है। तो अगर हम किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो, तो जो हमारा आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो आता है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी जीरो होगी। आप चाहे तो ट्राई करके देखिए, 1/10,000 कर दीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा। अगर आपने 1 को 1 लाख से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली जीरो। मतलब क्या, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने के बाद बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वो क्या होगी देखिए, ओके, 0 प्लस 0, सो टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी मतलब बहुत ऊपर जाने के बाद जहां जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, वहां पर जाने के बाद जो बॉडी की टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो। ओके, देन अब हमें फाइंड आउट करना है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब बॉडी कितनी वेलोसिटी से थ्रो करने के बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को मात देके स्पेस में चली जाए और फिर कभी अर्थ के सरफेस पर ना आए। तो देखिए, और हमें वैल्यू भी निकालनी है कि बॉडी को प्रोजेक्ट करते समय उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिस वेलोसिटी की वजह से बॉडी जो है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को मात देके स्पेस में चली जाए। ओके, तो देखिए अब हम हमारी टोटल एनर्जी क्या आई थी, देखिए टोटल एनर्जी कहां पर, सरफेस पर। ओके, टोटल एनर्जी सरफेस पर और टोटल एनर्जी इंफिनिटी पर एक ही होती है। क्यों, देखिए हमने 9th स्टैंडर्ड में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ा है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन द यूनिवर्स. एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है. मैंने पिछले वाली वीडियो में फ्री फॉल में आपको बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने बताया था कि बॉडी की भले ही काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो, लेकिन हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी उतनी ही होगी. मतलब जब बॉडी अर्थ के सरफेस से हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उस वक्त उस बॉडी में टोटल एनर्जी जितनी होगी उतनी ही एनर्जी हाइट पर जाने के बाद भी होगी. ऐसा उसका मीनिंग है. ओके, मतलब जो है टोटल एनर्जी सरफेस पर उतनी ही होगी जितनी एनर्जी इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. ओके, तो अब मुझे बताइए हमारी टोटल एनर्जी कितनी आई थी सरफेस पर? वो आई थी 1/2 mv² माइनस Gm/r. ओके, ये आई थी इज इक्वल टोटल एनर्जी कितनी आई थी इन्फिनिटी पर मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कितनी आई थी? वो आई थी 0. ओके, अब एक काम कीजिए, इस माइनस Gm/r को इस पार लेके जाइए. सो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 mv² माइनस इज इक्वल टू, अब ये माइनस Gm/r 0 में ऐड हो जाएंगे तो सिर्फ बचेगा Gm/r. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप. अब क्या कीजिए, इस m को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? mv². ओके, mv²/2. मैं इसको अब लिख सकता हूं, इसे हम लिखेंगे एस्केप. ओके, एस्केप ये से लिखे यहां पर v एस्केप मतलब एस्केप वेलोसिटी. ओके, इज इक्वल टू Gm/r. अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रिपेयर करना है. ओके, तो देखिए यहां पर ये 2 क्या है? यहां पर डिवाइड में है तो यहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा mv² एस्केप. ओके, इज इक्वल टू ये 2 यहां पर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा Gm/r इंटू 2. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप m इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2Gm/r एज इट इज रहने दीजिए. ओके, नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे? देखिए हमें निकालनी है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला. ओके, या फिर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. ये m यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Gm/r अपॉन ये जम जो है वो मल्टीप्लाई में यह आ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2Gm/r. अब इस m को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस m देखिए इस डिवाइड का साइन जो है उसकी जगह में मल्टीप्लाई का साइन लूंगा और जो m है उसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा. सो 1/m. ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा? m गेट कैंसिल. सो बचेगा क्या? एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Gm/r. ओके, अब हमें सिर्फ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रिपेयर करना है. ओके, यहां पर इसका स्क्वायर है तो टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड. ओके, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड. टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड तो देखिए क्या हो जाएगा? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2Gm/r. ये भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, ये फॉर्मूला हो गया एस्केप वेलोसिटी का, ये भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसे हम
फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ओके, हम जानते हैं, वी नो दैट gm, g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ओके, सो देखिए यहां पर gm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g इंटू आर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ओके, अब मैं इसे 1 नंबर देता हूं, इसे मैं 2 नंबर देता हूं। अब देखिए gm की जगह जी आर स्क्वायर को पुट कर दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 gm की जगह जी आर स्क्वायर अपॉन आर। सो क्या हो जाएगा, देखिए आर गेट कैंसिल, क्योंकि ऊपर में 2 टाइम्स आर, नीचे में 1 टाइम। सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2g, ऊपर बचा एक आर। सो ये हो जाएगा फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी निकालनी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कि जब प्रैक्टिकली अगर हमें कोई बॉडी जो है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से, जहां पर फोर्स अप्लाई होता है, जिस हाइट तक अर्थ का फोर्स अप्लाई हो रहा है उस हाइट से ऊपर हमें अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इनिशियल। तो देखिए इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए v एस्केप इज इक्वल टू रूट 2, g की वैल्यू क्या होती है 9.8 और अर्थ की रेडियस कितनी है 6.4 इंटू 10 रेज टू 6। तो देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एस्केप वेलोसिटी। ओके, मतलब क्या, देखिए ये वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर अर्थ के सरफेस से हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दे तो वो जो बॉडी है वो 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर इतनी हाइट तक जानी चाहिए। दूसरे सेकंड बाद 22.4, तीसरे सेकंड बाद 33.6 किलोमीटर। मतलब मान ले कि अगर हम आंख झपकाते हैं 1 सेकंड में तो हमारे आंख झपकने के बाद बॉडी 11 किलोमीटर, फिर से आंख झपकने के बाद बॉडी 22 किलोमीटर, इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को मात दे के स्पेस में चली जाए और फिर कभी नीचे ना आए। तो क्या है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखिए जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं या फिर सैटेलाइट जो होते हैं, या फिर हम कहेंगे स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं वो इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए जाते हैं अर्थ के सरफेस से, जिसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस से इतने हाइट तक जाते हैं जहां से सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात की जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो अर्थ के सरफेस पर नीचे नहीं आते, वो ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे होते हैं। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेटलेसनेस, फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वेटलेसनेस। अब देखिए हमने टेलीविजन में देखा होगा या फिर आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि जो सैटेलाइट्स में जो ट्रेवलर होते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो उड़ रहे होते हैं हवा में। ओके, हमें ऐसा लगता है कि वो फ्लोट हो रहे हैं उस स्पेसक्राफ्ट में, वो फ्लोट हो रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। या फिर हम स्पेसक्राफ्ट में जो भी कोई चीजें है वो हमें लगता है कि फ्लोट हो रही है। तो ऐसा रियल में होता है क्या, वो एक्चुअली में फ्लोट हो रहे होते हैं क्या? दूसरी चीज, जो फ्री फॉल में कोई अगर ऑब्जेक्ट कोई फ्री फॉल में हो तो उसे उसका जो वेट है उसे ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई वेट है। नेक्स्ट पॉइंट, वेटलेसनेस। और वेटलेसनेस मतलब क्या? नो वेट। आपने देखा होगा टेलीविजन में जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनमें जो ट्रैवलर होते हैं वो हमें लगता है कि फ्लोट हो रहे हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट वो भी हमें लगता है कि फ्लोट हो रहे हैं। ओके, तो एक्चुअली में ऐसा होता है क्या? और दूसरी चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो उस ऑब्जेक्ट को कोई वेट होता है क्या?
क्योंकि अगर कोई ट्रैवलर है जो स्पेसक्राफ्ट में है, उसे अपना वेट एक्सपीरियंस नहीं होता, उसे ऐसा फील होता है कि उसका कोई वेट ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, स्पेस में जी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होती, मतलब स्पेसक्राफ्ट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के अराउंड, वहां पर जी की वैल्यू 0 नहीं होती। वहां पर जी की वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में 11% होती है। मतलब देखिए, अर्थ पर कितनी है 9.8, तो वहां पर 1 होगी। कितनी होगी? जी की वैल्यू 1 होगी। मतलब स्पेसक्राफ्ट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे वहां पर कोई ऑब्जेक्ट पर सेकंड सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस, 1 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब हर सेकंड बाद उसकी स्पीड कितने अमाउंट से बढ़ जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। ओके, सो 11% ग्रेविटी है कहां पर? स्पेस में, जहां पर स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें वेट कब फील होता है? अब देखिए, मैं अर्थ के सरफेस पर खड़ा हूं। ओके, मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अर्थ ने मुझ पर फोर्स अप्लाई किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा नहीं होता कि मैं अर्थ के नीचे चला जाता हूं, मतलब अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक चला जाता हूं, ऐसा तो नहीं होता। ओके, मतलब मैं नीचे भी नहीं जा रहा हूं अर्थ के, और ऊपर भी नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में हूं, और जो अर्थ का सरफेस है उसने मुझे बैलेंस करके रखा हुआ है। अर्थ का सरफेस मुझ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। मतलब ये दोनों जो फोर्सेस है, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाने की वजह से मैं अर्थ के सरफेस पर ही हूं, और मैं फोर्स फील कर रहा हूं कि मुझे कोई खींच रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कोई खींच रहा है, क्योंकि मुझ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में हूं, अर्थ का सरफेस मुझ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, अर्थ का सरफेस जो है मुझ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो अर्थ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। तो इसका मतलब मुझे फील होगा कि मेरा कोई वेट है, क्योंकि यहाँ पर मुझ पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक जो सरफेस मेरे ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, और अर्थ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है। लेकिन मतलब क्या कि हमें वेट तब ही फील होगा जब हम सरफेस के कांटेक्ट में होंगे। ओके, अब जब हम मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बिल्डिंग से छलांग लगाई, अब वो नीचे गिर रहा है। अब हम कहें कि वो फ्री फॉल में है। क्यों? क्योंकि उस पर एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी फोर्स। अब वो जब बिल्डिंग से छलांग लगाएगा, वो अर्थ के सरफेस की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ होना स्टार्ट कर देगा, तो वो हवा में से नीचे आ रहा है। तो देखिए, वो तो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, अर्थ के सरफेस के वो कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि वो हवा में से नीचे आ रहा है। तो मतलब उस पर ग्रेविटी का जो फोर्स है वो तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। उसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में हो तो उसका वेट तो होता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। मान लीजिए किसी आदमी ने बिल्डिंग से छलांग लगाई, तो उसके नीचे गिरते वक्त उसे ऐसा लगेगा कि उसका कोई वेट ही नहीं है, उसका वेट 0 है। लेकिन वेट तो 0 नहीं होता, क्योंकि बिल्डिंग अब अर्थ के सरफेस पर है, तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जब गिर रहा होता है तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स तभी अप्लाई होगा जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में होगा। ओके, अब देखिए, सैटेलाइट जो होते हैं उनमें सैटेलाइट जो होते हैं वो रिवॉल्व क्यों हो रहे होते हैं? वो फ्री फॉल में रिवॉल्व हो रहे थे। स्पेसक्राफ्ट में जो ट्रैवलर है वो हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो फ्लोट हो रहे हैं, या फिर उन्हें उनका वेट एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता? तो देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है। सैटेलाइट को मान लीजिए ये ऑर्बिट है। ओके, यहाँ पर मुझे सैटेलाइट को लेकर जाना है, और डिपेंड होता है कि किस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करना है। तो लॉन्च व्हीकल क्या करता है? सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से लेकर पर्टिकुलर ऑर्बिट तक जाता है, और वहां पर जाने के बाद देखिए क्या होता है। वहां पर जाने के बाद अब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, मतलब सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है। मान लीजिए सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के बाद उसमें इतनी वेलोसिटी आ गई
कि वो यहाँ पर गई, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर जी की वैल्यू 0 नहीं है। मतलब क्या कि इस पॉइंट पर सैटेलाइट ले जाने के बाद भी उस पर ग्रेविटी मतलब जो अर्थ है उसका फोर्स अप्लाई होगा। तो इस सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने के बाद उसके पास वेलोसिटी है, तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन में जाएगी, मतलब स्ट्रेट जाएगी, और कुछ देर बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा। लेकिन वो कहाँ गिरेगा, अर्थ के ऊपर गिरेगा। मान लीजिए हमने इतनी पहले के कंपैरिजन में सेकंड टाइम ज्यादा फोर्स अप्लाई करके या फिर जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो ज्यादा थी, तो यहाँ पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और वो फिर नीचे गिर गया। ठीक है, फिर से मैंने उसे इतनी वेलोसिटी दी कि वो ओके, फिर ऐसा हो जाएगा। देखिए मतलब क्या कि इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए सैटेलाइट में जिसकी वजह से वो नीचे तो गिरे, नीचे तो वो गिरेगा, लेकिन उसे गिरने के लिए अर्थ ही नहीं, अर्थ का सरफेस ही नहीं मिलेगा, और जो हमारे अर्थ का जैसा कर्वेचर है वैसा ही उसका कर्वेचर होगा, या फिर उसका जो गिरने का पाथ है वो अर्थ का जो कर्वेचर है ना, ट्रैजेक्टरी, उसके जैसा होगा। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि सैटेलाइट तो नीचे गिर रही होती है, कहां पर, अर्थ के ऊपर, लेकिन उसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि उसे गिरने के लिए जगह ही नहीं मिलती। ओके, अब देखिए दूसरी बात, मतलब क्या कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर या इलिप्टिकल मोशन में रिवॉल्व होती है, ये हमें पता चल गया। अब मुझे बताइए, मैंने क्या कहा कि सैटेलाइट जो है वो नीचे गिर रही है, मतलब वो फ्री फॉल में है। नीचे क्यों गिर रही है, क्योंकि अर्थ उस सैटेलाइट पर फोर्स अप्लाई कर रही है, इसलिए सैटेलाइट जो है वो नीचे गिर रही है। तो क्या होगा, अब सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल में है। फ्री फॉल में है मतलब क्या, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा, वो हो रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पर नीचे नहीं आ रही है, स्ट्राइक नहीं हो रही है, हिट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है, या फिर हम कहेंगे कि सैटेलाइट का जो है वो हमेशा लगेगा कि सैटेलाइट का कोई वेट ही नहीं है। अब दूसरी केस देख लीजिए। ओके, दूसरी बात मैं बताता हूं। जो सैटेलाइट है वो देखिए, वो इस ऑर्बिट में ही क्यों घूमता रहता है। ये है हमारे अर्थ का सेंटर, मान लीजिए यहाँ पर सैटेलाइट आ गई, तो अर्थ का सेंटर उसे क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना सैटेलाइट, वो नीचे गिर रहा होता है। नीचे गिर रहा है मतलब क्या, वो मोशन में है। मोशन में है मतलब क्या, जब नीचे गिरता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहने की कोशिश करती है। ओके, सो ये क्या करती है, मोशन में रहने की कोशिश करती है, और मतलब अगर नीचे गिर रही है तो स्ट्रेट पाथ में जाने की कोशिश करती है, और वो फोर्स अप्लाई करती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये अर्थ का जो सेंटर है वो कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो सैटेलाइट है वो बैलेंस हो जाती है। ओके, और वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही होती है। तो इसलिए जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पर गिरेगी नहीं। मतलब क्या है, अर्थ जो है जो सैटेलाइट है वो कैसा है, फ्री फॉल में। तो फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता, जैसे अब मुझ पर लग रहा है। इसलिए उस जो ऑब्जेक्ट है हमें वैसा लगता है कि उसका कोई वेट ही नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन, कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, ओके, सैटेलाइट होते हैं सॉरी स्पेसक्राफ्ट, उनमें जो ट्रैवलर बैठे होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट, हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो फ्लोट हो रहे हैं। एक्चुअली में वो फ्लोट नहीं हो रहे होते, वो गिर रहे होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारी अर्थ है, इस ऑर्बिट में ये कोई सैटेलाइट है, ओके, इसमें एक ट्रैवलर है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखिए सैटेलाइट जो है वो, या फिर हम कहें स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है।
जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन में हम बैठे तो ट्रेन की जितनी स्पीड होगी उतनी ही हमारी स्पीड होगी। अगर मेरे हाथ में पेन है तो इस पेन की भी उतनी ही स्पीड होगी जितनी मेरी स्पीड है, और मेरी स्पीड कितनी होगी जितनी ट्रेन की स्पीड है। तो वैसे ही स्पेसक्राफ्ट में जो ट्रैवलर बैठे हैं और स्पेसक्राफ्ट में जो ऑब्जेक्ट है, स्पेसक्राफ्ट जो है वो नीचे गिर रहा है फ्री फॉल में, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट है वो इस प्रकार गिर रहा होता है कि उसे गिरने के लिए जगह ही नहीं मिलती। मतलब स्पेसक्राफ्ट नीचे तो गिर रहा है लेकिन उसका और अर्थ के सरफेस का कभी कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के पास इतनी वेलोसिटी होती है कि जिस वेलोसिटी की वजह से वो कभी अर्थ के सरफेस पर स्ट्राइक नहीं होता। तो देखिए अब सैटेलाइट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है, मतलब फ्री फॉल। और फ्री फॉल मतलब क्या, सैटेलाइट की जितनी वेलोसिटी स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी जितनी है उतनी ही वेलोसिटी उसके अंदर बैठे ट्रैवलर की है। ट्रैवलर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर हम स्पेसक्राफ्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट है उनकी भी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी ट्रैवलर की है। अब देखिए मान लीजिए मैं सैटेलाइट में बैठा हूं, मैं स्पेसक्राफ्ट में बैठा हूं, स्पेसक्राफ्ट की जितनी वेलोसिटी है उतनी ही मेरी वेलोसिटी है, और मेरी जितनी वेलोसिटी है उतनी ही इसकी वेलोसिटी है। ओके, अब देखिए मान लीजिए ये मैं हूं, ओके, ये मैं हूं और ये ऑब्जेक्ट है। अब हम दो मतलब ये ऑब्जेक्ट और मैं स्पेसक्राफ्ट में बैठा हूं, स्पेसक्राफ्ट नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या कि मैं भी नीचे गिर रहा हूं। स्पेसक्राफ्ट की जितनी वेलोसिटी है उतनी ही मेरी वेलोसिटी है। देखिए ये है स्पेसक्राफ्ट, ये हूं मैं, ओके। अगर ये मैं हूं, अगर मैं गिरूं तो मैं कहां पर गिरूंगा, स्पेसक्राफ्ट में, मतलब स्पेसक्राफ्ट और मेरा कांटेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरी वेलोसिटी जितनी है ना उसकी उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी है, मतलब दोनों ही गिर रहे होते हैं। अब देखिए दोनों ही गिर रहे हैं, मतलब क्या ये भी नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है। अगर ये रेस्ट में होगा तो ये उसके ऊपर गिरेगा, लेकिन ये है स्पेसक्राफ्ट, ये हूं मैं, मतलब उसके अंदर बैठा ट्रैवलर, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। अब दूसरे केस में देख लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये है ट्रैवलर, ये है ऑब्जेक्ट। अब अगर उसने ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया तो ऑब्जेक्ट की और उसकी वेलोसिटी भी इक्वल होती है, क्योंकि दोनों ही फ्री फॉल में होते हैं। तो मतलब क्या है कि फ्री फॉल में मतलब क्या, स्पेसक्राफ्ट एक्चुअली में नीचे गिर रहा होता है, उसके अंदर जो ट्रैवलर है वो भी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो फ्लोट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो फ्लोट नहीं हो रहे होते। ओके, तो यही है वेटलेसनेस। जो हमारा यहाँ टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है और हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, वो मैं अगली वीडियो में लूंगा, और न्यूमेरिकल लेने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अगर आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।